ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शेयर बाजार का मौजूदा संकेत क्या इशारे कर रहा है और निवेशकों को क्या कुछ करना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले काफी दिलचस्प चर्चा हो रही थी कि एफआईज आखिर क्यों बेच के जा रहे हैं और बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं या फिर बुद्धिमत्ता का इंतजार है। अनुराग सिंह साहब ने कहा कि बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं, बेच करके जा रहे हैं। इस पे मैं गौरांग शाह साहब आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन जसप्रीत जी काफी देर से शांत होकर सुन रहे हैं सारी इस चर्चा को। जसप्रीत जी, आप एफआईज के इस चाल को रीड कर पा रहे हैं क्या? जैसा कि अभिषेक अग्रवाल साहब ने कहा भी था पहले कि एफआईज क्यों बेच रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी, एफआईज थोड़ा सा एक जेनेरिक टर्म हो गया है। इसके अलावा भी बहुत तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसमें एक बहुत बड़ा तरीका है एफडीआई के। और अगर आप एफडीआई देखेंगे तो वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। एफआई फिस्कल ईयर 23-24 में वो करीबन करीबन $70 बिलियन था। एफआई 24-25 में $81 बिलियन था। ग्रोथ आई 15% की, और इस साल भी ग्रोथ है 15% की, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में। तो पैरेलली एफडीआई भी चल रहा है। जो लॉन्ग टर्म मनी होता है, जो डायरेक्टली जहां जहां सेक्टर्स में अलाउड है, वो है, उसको भी देखना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब हम जो सो कॉल्ड एफआईज हैं उसमें थोड़े से लॉन्ग शॉर्ट हैं, थोड़े से शॉर्ट टर्म वाले हैं। उसमें क्या हो रहा है, दो दो तीन चीजें। एक तो उनके जो डोमेस्टिक मार्केट है, चाहे वो यूएस है या यूरोप है, वहां पे शायद रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शायद उतना अच्छा मिल रहा है उनको, उनकी इकोनॉमी में। प्लस जो रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है पिछले एक साल में, विच इज अराउंड 5%, वो हिस्टोरिकली उससे पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा है, जो हिस्टोरिकली 2-3% रहा है। अब अगर वो एडजस्टेड फॉर रुपी डेप्रिसिएशन, उनके हाथ में कुछ आना नहीं है, तो इंक्रीमेंटली उनका अट्रैक्टिवनेस इंडियन मार्केट की कम होता जाए। तो जब तक ये 84 80 वाला 84 88 वाला 84 वाला 89, जब तक ये थमेगा नहीं, वो भी एक रीजन है कि वो एफआईएस का इंटरेस्ट नहीं आएगा। और प्लस उनकी मार्केट ऑब्वियसली, जैसे कुछ हमने बात की, कुछ एक थोड़े हाई जोन में चले गए हैं। प्लस चाइना भी थोड़ा सा उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है। तो आई थिंक वो एक समय की बात है। जस्ट लास्ट पॉइंट भी बोलना चाहूंगा कि अब एफआईएस के अंदर भी जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हमने बात की, वैसे ही इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड है जो डेली का एनएवी देख रहे हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, उसके अंदर जनरल इंश्योरेंस का अलग है, पेंशन फंड्स का अलग है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अलग है, जो अलग अलग नजरिए के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग ने थोड़ा सा बकेटिंग ज्यादा कर दी है एफआईएस की, जो जो जिसे कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म हम ज्यादा जो देख रहे हैं। जो एंकर एलोकेशन की बात हो रही है, आईपीओ की भी बात हो रही है, वो हम ज्यादा उन उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो जो थोड़े से शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड मनी देखेंगे, जो विच इज अराउंड द प्राइवेट इक्विटी, वो पैसा अभी भी आ रहा है उसको, बस आ रहा है। और जस्ट जस्ट लास्टली अक्टूबर के महीने में एक अच्छा मिक्स हो गया था कि अक्टूबर में करीबन जो भी जितने भी दिन थे, 22 दिन वर्किंग डे थे, 21 से 11 दिन पॉजिटिव था और 10 दिन नेगेटिव था। तो वो एक अच्छा संतुलन बन गया था। नवंबर हाउएवर वो उतना अगेन स्टार्ट अच्छी नहीं रही है। मैं डेली के वो फ्लोज की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा नवंबर भी कुछ दिनों में सुधरेगा, तो आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। वो वापस से 3-4 दिन हरियाली दिखेगी, तो वापस थोड़ा शायद वी माइट सी स्माइल बैक ऑन द फेसेस। गौरांग शाह साहब, आखिरी सवाल एफआईएस को लेकर आपके पास आऊंगा। दो चीजें जो कहीं अनुराग सिंह साहब ने काफी इंपॉर्टेंट था कि आपने जो कहा था कि कब बुद्धिमत्ता आएगी तो करेंगे, उनको बेचने बुद्धिमत्ता दिख रही है। और दूसरा कि एफआईएस को खामखा आप लोग बदनाम कर रहे हैं, बेच तो कोई और रहा है। एफआईएस तो बड़ा छोटा सा हिस्सा है। अभी हम कौन होते हैं किसी के ऊपर दोष डालने वाले, लक्ष्मण भाई? जिसको जो देखो, मैं आखिर में एक ही बात करूंगा। हम संबोधित करना चाहते हैं आम निवेशक। और मेरे ख्याल से पिछले बार भी हमने ये चर्चा की थी एफआई को लेकर के, और मैंने एक बात सभी के सामने रखी थी। एफआई आपको फोन करके नहीं बताएगा कि मैं खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं। उसको जो खरीदना है और जो बेचना है, वो हो जाने के पश्चात देश को या दूसरे दिन सुबह आपको पता चलता है। तो अगर आप अपना निर्णय निवेश का उनकी जो कार्य है वो करते हैं, उस पर निर्भर है, तो आप कभी सक्षम और यशस्वी निवेशक नहीं बन पाए। तो आप ये जो नकल करने की आदत है, भाई गोरा क्या कर रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप अपने आप में झांकिए, आप अपने आप में थोड़ा आत्मचिंतन करिए, फिर काम कीजिए। अगर और मैं बहुत लोग मेरे पास ये प्रश्न लेकर के आते हैं। मैं काफी सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम भी करता हूं, निवेशकों को जागरूक करने का अभियान भी करता हूं मैं, लक्ष्मण भाई। 15 में से 5 प्रश्न तो ये आते हैं, भाई गुरु ने बेचा, हम क्या करें? अरे भैया, उनको बेचना है बेचने दो, उनको खरीदता है खरीदने दो।
आप अपना कार्य करिए ना, आप किसकी नकल बस करने जाएंगे? वही सवाल लेकर के गौरांग शाह साहब आपके पास भी आना ही चाह रहा था कि छोड़ दिए, एफआई बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए। हम क्या एक क्या आम मिलेगा निवेशक लक्ष्मण हैं, भाई? हमें बताइए, हमें ये बताइए, आम निवेशक हैं, कुछ पैसा लगाना चाहते हैं पैसा बनाने के लिए, तो अभी कहाँ आपको मौके दिख रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल से आज जो महानुभाव मंच पर बैठे थे, पिछले बार जब आईटी क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ महानुभाव थे उस कार्यक्रम में। आईटी क्षेत्र ने जो नतीजे आए दूसरी तिमाही के, काफी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख लिया था, मैंने ये टिप्पणी भी करी थी, आपको याद हो तो लक्ष्मण भाई। और जो नतीजे आए दूसरी तिमाही के, मेरे ख्याल से इसमें निराशा की झलक तो नहीं देखने मिली, केवल एक दो कंपनी, विप्रो जैसी कंपनियों में थोड़ी बहुत निराशा देखने मिली। हाँ, लेकिन प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, आपका प्रश्न का उत्तर अब देने का प्रयास करता हूं। 5 या 6 क्षेत्र है जो हमने आकलन करके शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। वित्तीय क्षेत्र जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी। रक्षा क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, सीमेंट, ऑटोज और खपत। लोगों को यह लग रहा था कि 22 सितंबर को जब घोषणा की गई नया उतार जीएसटी 2.0 की, तो लोग ये आकलन लगा रहे थे कि 23 सितंबर से एफएमसीजी कंपनियों के जो आय के आंकड़े हैं और जो शुद्ध मुनाफे के आंकड़े हैं वो 1.5-2 गुना बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अक्टूबर नवंबर से अब ये प्रयास शुरू हुआ है। आगे जाकर के आने भविष्य में जो जीएसटी का बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसका सकारात्मक असर आएगी, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों में ही। तो ये क्षेत्र भी अच्छा लगता है। तो ये कुछ 5-6 क्षेत्र है जहां पर दिग्गजों से शुरुआत करके कुछ चुनिंदा मझौली कंपनियों पर निवेश की राय है। बिल्कुल, कुछ चुनिंदा मझौली कंपनियों पर आया। अभिषेक अग्रवाल साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप, इन सब में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली, तो वहां पे अब कोई आपकी राय बदली है या फिर पहले जैसी ही है? ये मुझे लग रहा है कि अगर हम पैरिटी देखें, मेजर इंडेक्स जो हमारे हैं और उसके सामने अगर हम स्मॉल एंड मिड कैप इंडेक्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें, तो ये हमेशा हमें ये देखने को मिला कि एक एक्सट्रीमिज्म कभी ना कभी तो आती है। अब इस बार ये हो रहा है कि हमारे स्मॉल एंड मिड कैप जो स्टॉक्स है वो थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वर्सेस द मेजर इंडेक्सेस। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ जगहों पे ही वैल्यूएशन का शायद हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर हो सकता है, बट अदरवाइज अभी चीजें काफी रीजनेबल है। जबकि इंडेक्स भले एक जगह पे खड़ा है, बट अर्निंग्स कैचअप होने की वजह से अब मल्टीपल जो आपको दिखेंगे वो अब आपको फॉरवर्ड लुकिंग पे दिखेंगे तो रीजनेबल दिखना शुरू हो जाए। सो पहले तो वहां है। दूसरा है, अगेन हमें सेक्टर देखना पड़ेगा कि किस सेक्टरों में ज्यादा एक्साइटमेंट आ रही है या हम किन सेक्टरों में फोकस कर सकते हैं जो एटलीस्ट इस तरह की जो एआई या जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रही है उसको हम कैसे झेल सकते हैं। सो एक आप देख सकते हैं बैंकिंग, दूसरा आप देख सकते हैं एफएमसीजी, एंड तीसरा आप देख सकते हैं पावर। तो मुझे लग रहा है कि तीन जो सेक्टर्स हैं ये लार्जली डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन है। डोमेस्टिक के अंदर में हमें अभी फिलहाल इंडिया के सेंट्रिक पे कोई भी डेटा ऐसा दिख नहीं रहा जहां कोई स्लो डाउन की कहीं तक भी कोई रीजन दिख रही है। जीएसटी की जो हमने अभी देखी, जो गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट आए जिन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग की, उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम हमने इस बार के फेस्टिव सीजन में देखा जहां पे रिकॉर्ड सेलिंग हुई है। सो ये एक प्रमाण जरूर दिखाता है कि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन बड़ा स्ट्रांग है और ये तीनों सेक्टरों में फिर आप देखोगे कि उसका जो है नेचुरल बेनिफिशियरी आप इन्हें पाओगे। सो मुझे लग रहा है वहां पे अगर मिड एंड स्मॉल कैप में अगेन सेक्टर है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपको हर तरह की कमियां मिलती है। क्वालिटी नेम से साथ अगर आप जाएंगे तो ऑफकोर्स वहां पे रिटर्न हमें बनता हुआ दिख सकता है। जो जो अर्निंग सीजन अब तक क्या है उससे कोई इंडिकेशन इस सेक्टर में? देखिए अर्निंग अगर हम देखें तो अर्निंग सीजन के हिसाब से ये कह सकते हैं कि नंबर्स जो है वो इंकरेजिंग है। एंड अगेन फेस्टिव सीजन का जो इम्पैक्ट है वो हमें जरूर देखना चाहिए। अब वो वन टाइम है कि यहाँ सब इकोनॉमी कंटिन्यूशन में चलेगी, ये तो थोड़ा हमें रुक के करना पड़ेगा, बट अदरवाइज मुझे तो लग रहा है कि द रिजल्ट्स वर गुड। एंड इस हिसाब से हम कम से कम अगर लॉन्ग टर्म बेट लेना चाहें तो ये सेक्टर रिलायबल सेक्टर है जहां पे कम से कम आप पोजीशन ले तो इवेंचुअली आप ऐसा बना लेंगे। अब 6 महीने में बनेगा कि 12 महीने में बनेगा कि 2 साल में बनेगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल है क्योंकि बाकी सिनेरियो को भी हमें देखते हुए ही आगे बढ़ना होता है। तो अगर चॉइस की बात करें कंपेयर टू अदर सेक्टर्स, मुझे ये सेक्टर्स थोड़े सेफ लगते हैं बेट्स लेने के हिसाब से। जसप्रीत जी, अभी सबसे पसंदीदा सेक्टर आपको क्या दिख रहा है?
लक्ष्मण जी, अभी जी के इस सो फार अभी जो ये क्वार्टर में जो नंबर्स आए हैं, जो एक सेक्टर है जिसने डेफिनेटली पॉजिटिव सरप्राइज दिया वो बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर है। और जो निम कंप्रेशन की जो फियर था वो या तो उतना हुआ नहीं है, या इन सम केसेस वो पॉजिटिव ही रहा है। और क्रेडिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है लक्ष्मण जी, एनबीएफसीज में 18% की एवरेज और बैंकिंग में 14% की एवरेज इन द क्वार्टर। और जो एसेट क्वालिटी डिटोरेशन है वो भी उतना नहीं रहा है, कहीं कहीं केसेस में इनफैक्ट इंप्रूव हुआ है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेटली एक सेक्टर है जिसने पॉजिटिवली सरप्राइज किए। और अगर आप उसको प्राइस वॉल्यूम एक्शन डेटा भी देखेंगे तो उधर भी काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं। और दूसरा डेफिनेटली डेफिनेटली वो कंजम्पशन है, उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है, बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये करंट क्वार्टर में जिस हिसाब से इस बार ग्राउंड रियलिटी पे हम जो सुन रहे हैं, ऑटो डेटा को लेके, कंजम्पशन डेटा, ज्वेलरी, रिटेल, वो करंट क्वार्टर बहुत स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। और ये सिर्फ दिवाली का नहीं है, ये उम्मीद की जा रही है कि नवंबर दिसंबर में भी वो जो फेस्टिवल का जो रहा रिकॉर्ड सेल्स, स्पेशली ऑटो साइड में, वो कंटिन्यू रहेगा। तो क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं, तीसरे क्वार्टर की तिमाही के नंबर जो है वो बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद की जा रही है। तो आई थिंक बैंकिंग एंड कंजम्पशन टॉप टू बहुत क्लियर। बैंकिंग और कंजम्पशन, अनुराग जी आप इन दोनों पे क्या व्यू रखते हैं, या फिर आप कोई देखिए, तीसरा कहीं वेन्यू देख रहे हैं? नहीं वो लक्ष्मण जी, हंसी मजाक में चर्चा का खत्म करते, देखिए बाकी सब एक्सपर्ट्स ने बात कही है, वो इंडियन मार्केट की समझ मेरी कम है, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ज्यादा है, राइट? क्योंकि मेरा तो 90% पोर्टफोलियो यूएस में इन्वेस्टेड रहता है। लेकिन अपनी समझ जरूर लगाएं, और हर समय खरीदना ही जरूरी नहीं है, कभी बेचना भी जरूरी है। प्रॉफिट जब तक पेपर पर है, प्रॉफिट जब तक आपके हाथ में नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है। और इस पर अपनी समझ लगाने पर एक खर्च, वो मतलब गौरांग जी की हिंदी से मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ। मैंने तो बाद में कोशिश की है, लेकिन जब स्कूल के दिनों में मेरी हिंदी कमजोर हुआ करती थी, उस समय मुझे याद है कि मुझे कहा गया कि एक आप ना छात्रवृत्ति के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। ऐसे लिखने को बोलते हैं ना हिंदी में, कि आप एक जमाने में होता था कि पत्र लिखिए कि मुझे छात्रवृत्ति दी जाए। तो मैं उसको वर्ड को ही मिसअंडरस्टैंड कर गया, तो मैंने लिखाया कि मुझे बहुत जोर से ज्वर हो गया है, तो इसलिए मुझे 3 दिन की छात्रवृत्ति दी जाए। तो मतलब जो समझने वाले समझ सकते हैं कि मैं उसका मीनिंग ही मिसअंडरस्टैंड कर गया। तो कई बार हर चीज आपकी समझ का खेल नहीं है। कई बार आप इन्वेस्टर्स को वही सलाह है कि बिल्कुल इस समय मार्केट्स काफी हॉट है, तो बिल्कुल घर बार का सोना बेच के, पीतल बेच के मार्केट में ना कूदें, थोड़ा संयम बरतें। मतलब इस समय आपको, जहां मैंने आपको बैलेंस बताया कि आप जहां आंख बंद करके खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टोरी में, वहीं प्रोमोटर जिनकी खुद की कंपनी है वो आपको बेच भी रहे हैं, और मोस्टली डोमेस्टिक लोग ही बेच रहे हैं। तो थोड़ा समझ लगाइए, थोड़ा संयम रखिए। एफआई के रोकने का एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आज मार्केट 25% करेक्शन ले लेता है, सब बेचना बंद कर देंगे, प्रोमोटर भी बंद हो जाएगा, सारा सेलिंग बंद हो जाएगी। तो ये मार्केट का खेल है लक्ष्मण जी, तो अपनी समझ लगाएं, दिखावा में अपनी ना समझ जाए। लगाएं। बिल्कुल, ये तो हम लोग का स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर होता है। चूंकि आपने हिंदी की बात की, तो गौरांग शाह साहब से एक सवाल पूछने का मन कर गया। गौरांग शाह साहब, कभी आपने सोचा है क्या कि पूरे शेयर मार्केट को अगर हमें हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़े, शुद्ध हिंदी में, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? पूरे शेयर मार्केट को अगर हिंदी में अनुवाद करना है तो हाँ हाँ, हिंदी में अगर कहें कि हम शेयर मार्केट में इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जिसने समझा उसने रुपया बनाया, जिसने नहीं समझा उसने रुपया गवाया। हाँ बिल्कुल, जिसने नहीं समझा उसने रुपया यहाँ पे गवाया। तो अभिषेक अग्रवाल साहब, लास्ट में एक चीजें जो अभी अनुराग सिंह साहब कह रहे थे कि हमेशा खरीदना ही जरूरी नहीं है, बेचना है। फिर कहें कि एक तरह रुक जाए, नहीं आपको समझ में आ रहा है तो रुक जाए, तो रुकने वाली स्थिति अभी आई है कि आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अनुराग सिंह साहब बेसिकली यूएस में बैठे हैं, उनका 90% पोर्टफोलियो वहाँ होता है। वहाँ पे देखिए काफ़ी कितने दिन हो गए अनुराग जी वहाँ पे सरकार बंद ही हुए? हाँ, 35 दिन हो गए हैं। वो ठीक है, वो चलता रहता है, वो यहाँ का थिएट्रिक्स है। हाँ, इसमें कोई इतना वो नहीं है। 35 दिन वहाँ पे हो गए, सरकार वहाँ पे कह सकते हैं कि बंद है वहाँ पे। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि कुछ फ्लाइट कोई बंद करने की नौबत आ सकती है। इन सब का असर वो रहेगा, 10% चिंता कम करें हम लोग? अभिषेक जी देखिए, मैं अनुराग की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि
जिसको जो समझ में आता है उसको वही करना चाहिए, और जिसको जो ज्योग्राफी समझ में आती है उसको अपने व्यूज भी वहीं तक रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बैठ के तो हमेशा ग्रास दूसरी तरफ से ग्रीनरी दिखती है। अब यहाँ की बात करें तो सोना चांदी तो कोई बेच ही नहीं रहा, मेरे हिसाब से तो ऑल टाइम हाई पे जाके आ चुके हैं। तो ईटीएफ भी नए नए आते हैं, और डोमेस्टिक में तो हर साल ही हम रिकॉर्ड बनाते हैं। एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो मुझे तो याद भी नहीं कि आज तक किसी ने सोना बेचा या सिल्वर बेचा। आप अपने वाइफ को एक बार बोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बेचना किसको कहते हैं। और रही बात मार्केट की, तो मुझे तो अभी तक फिलहाल ऐसी कोई भी सेलिंग नहीं दिख रही है जो कंसर्निंग है। और जो सेलिंग आ रही है वो जहां से आ रही है उनके अपने खुद के रैशनल हो सकते हैं, बट उस रैशनल से क्या हमारा मार्केट ड्रिवन है फिलहाल लास्ट 12 महीने के ट्रेंड में नहीं दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाट आई वुड टेक इट एज अ बिग पॉजिटिव। यस, एक बात जरूर है कि हर बार खरीद कर ही आप पैसा बना लेंगे ऐसा नहीं होता, खरीदने के बाद बेचना भी पड़ता है, और हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग किसी भी मार्केट के बेसिक प्रिंसिपल है। सो अगर आज इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में प्रमोटर अगर थोड़ा बेच के जा रहे हैं या कोई भी बेच के जा रहा है, अगर रिटेल भी बेच के जा रहा है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि लिक्विडिटी इतनी मार्केट में रोबस्ट है कि ये सब चीज हो रही है। मुझे लग रहा है कि हमें उसको उस तरफ से देखना चाहिए, रादर देन कि हम एक साइडेड नैरेटिव बनाए कि ये टोटली नेगेटिव है। सो अगेन सब्जेक्टिव है, जेनरिक नहीं कह सकते। जेनरिक नहीं कह सकते, और ये ठीक है, ये मार्केट का एक कह सकते हैं कि न्यू नॉर्मल जैसा हो गया। इतनी लिक्विडिटी है कि लोग खरीदेंगे, कोई बेच रहा होगा, तो इसको लेकर के अपना मन ना बनाए, एक आप खुद रिसर्च करें, खुद देखें, आपकी जो समझ बेहतर हो वैसा ही करिए। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार। के प्रायोजक हैं अग्रवाल क्रैकर्स